नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या आपकी मेंटोर और गाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ सिविल्स डेली के इस खास प्रोग्राम में, जहां हम कवर करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। इस प्रोग्राम के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक हम सिर्फ और सिर्फ उन चुने हुए मुद्दों को ही पहुंचाएं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद जरूरी और इम्पोर्टेंट हैं। अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट और पावरफुल शेप देने के लिए जुड़िए हमारे साथ CD YouTube रिचुअल्स पर, जिस पर हम न सिर्फ प्री बल्कि मेंस और इंटरव्यू इन तीनों ही लेवल्स पर आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करवाएंगे। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स लेवल की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें स्ट्रैटेजी भी होगी कि कैसे अटेम्प्ट करना है और एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ अगर हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कंबाइंड लेकर चलें तो आपको इस पूरे उसमें 3 इनिशिएटिव्स मिलेंगे। पहला हमारा है करंट अफेयर्स एनालिसिस, जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस देंगे, क्या करंट न्यूज है, किस पेपर से रिलेटेड है वो आपको बताई जाएगी। दूसरा हमारा एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस है, जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे जो एडिटोरियल्स आते हैं उनको एक सिंपल और आसान शब्दावली में, इजी लैंग्वेज में आपको हम समझाएंगे और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस जीएस पेपर का ये पार्ट है। अगर प्रीलिम से इंपॉर्टेंट है तो क्या है। ओपेड जनरली जीएस के मेंस पेपर से ही इंपॉर्टेंट होता है और उसको किस तरह से आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जो हमारा तीसरा इनिशिएटिव है दैट इज एक्सप्लेनर। डेली एक्सप्लेनर्स आएंगे आपके पास टॉपिक वाइज। वो टॉपिक हमारे स्टैटिक और करंट पोर्शन दोनों से ही रिलेटेड हो सकते हैं, जिसमें आपको उस टॉपिक की पूरी इंसाइट और एनालिसिस दी जाएगी। इसी के साथ साथ एक और इनिशिएटिव हमारा है जहां पर हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को कलेक्टिव लेकर चल रहे हैं। वो है हमारा वीकली वेबिनार। यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं यूपीएससी सीएससी टॉपर्स के साथ, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके तरीकों को समझ सकते हैं, कैसे वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे, किस तरीके से एस्से को उन्होंने अटेम्प्ट किया, कैसे लिखा, कैसे प्रैक्टिस की और तमाम बातें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज की तारीख का, जो कि आज की तारीख है 25 नवंबर, और हमारी सबसे पहली न्यूज है कि इट इज अबाउट मोर हॉस्पिटल बर्थ्स बट लिमिटेड गेन्स इन चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। ये एक सर्वे है किसका, NFHS का, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। ठीक है, ये सर्वे आया है हमारा वेडनेसडे को। बेसिकली NFHS 5 जो है, इसकी 5th रिपोर्ट आई है वेडनेसडे को, और इसमें बात किया गया है टोटल फर्टिलिटी रेट का। ये कहा गया है कि जो TFR की दर है, टोटल इंडियाज की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो गिर रही है। आइए देखते हैं कि ये आर्टिकल कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले हमारा GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के उससे, और दूसरी चीज जो इसके डेटा होते हैं ना, किसी भी सर्वे का जो डेटा होता है वो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या किया जाता है कि इस डेटा को चेंज करके आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं, राइट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको डेटा चेंज करके दे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, क्या कह रहा है ये पूरा आर्टिकल। सो TFR तो खैर गिरा ही गिरा है, इस पर तो बात की ही गई है। और जो हमारा ये UN पॉपुलेशन डिवीजन है, बेसिकली ये TFR बताता है 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन की उस पे, जो कि रिप्लेसमेंट रेट के आसपास है। ओके, जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट है बेसिकली इसके आसपास की दर बताई गई है, और 2.2 2.1 तो था ही। अब जो TFR है हमारा, बेसिकली टोटल फर्टिलिटी रेट, वो गिर गया है और आ गया है सीधा 2.0 पर। ओके, अच्छा, एक और चीज, इसमें आपको हाईलाइटेड फॉर्म जो है वो ऐसे बाउंड्री वाइज दिख रहे होंगे, क्योंकि कल ही मेरे लैपटॉप को मैंने अपडेट पे डाला था और उसके बाद ये कुछ चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, एक तरह से ये मुझे अच्छा भी लगा, बिकॉज इस पे बहुत इजीली सारे लेटर्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग भी अगर अपडेट नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या है इस रिपोर्ट में। तो एक और चीज जो इसमें कही गई है बेसिकली वो कि जो गवर्नमेंट सैंपल हमें मिला है, इससे पहले रिपोर्ट जो NFHS की आई थी वो 2014-15 में आई थी। ठीक है, उसको हम NFHS 4 कहते थे, वो रिलीज हुई थी हमारी 2014 और 15 में, ये भी बताया गया है। और जो अभी लेटेस्ट आई रिपोर्ट है वो 17-19 में होनी थी, बट वो डिले हो गई, क्यों, कोविड की वजह से। ठीक है, और इंडिया ने ऑफिशियली हिट कर दिया है इसको, TFR को 2.0 पे, जो कि एक तरह से अच्छा नहीं माना जा रहा है। ठीक है,
और चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो इतना मुद्दा उठाया गया है टीएफआर का, तो आइए समझ लेते हैं कि हमारा ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है, क्योंकि यूपीएससी का एक फेवरेट पोर्शन है डेफिनेशंस पूछना एग्जाम में, स्पेशली प्रीलिम्स में। मेंस में तो खैर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी स्टार्टिंग ही डेफिनेशन से होती है। लाइक मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टीएफआर एंड स्टेट द implications ऑफ टीएफआर बीइंग लो इन इंडिया। इस पर आप लिख सकते हो अपना आंसर और हमें भेज भी सकते हो, ठीक है। तो टीएफआर क्या है? टीएफआर है हमारा एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एक्सपेक्टेड टू बी बोर्न टू अ वुमेन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव स्पैन ऑफ 15 to 49 ईयर्स। एक महिला कितने बच्चों को ऑन एन एवरेज जन्म दे सकती है, ये उसका एक एवरेज रेट है बेसिकली टीएफआर। और इसके साथ साथ जो हमारा आज का न्यूज था बेसिकली ये वाला, इसमें एक नया वर्ड आया है निकलकर, ये है यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल की बात की गई है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। उसको भी प्लीज देख लेना कि क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेना, क्योंकि डेफिनेशन पूछ सकता है कि क्यों। देखिए होगे आप यूपीएससी प्रीलिम्स में स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि दिस वर्ड वाज इन न्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, या रिसेंटली सीन रिप्लेसमेंट लेवल इन न्यूज मीन्स करके आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे और आपको बताना होगा कि क्या है। तो आइए देखते हैं रिप्लेसमेंट लेवल क्या है। सो रिप्लेसमेंट लेवल हमारा जो है इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन needed to replace the parents after accounting for fatalities, skewed sex ratio, infant mortality, etc. Population starts falling below this level. अगर हमारा रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच जाते हैं हम और उसके नीचे आते हैं तो ये माना जाता है कि अब पॉपुलेशन जो है उस पर्टिकुलर देश की पॉपुलेशन जो है वो कम होने लग जाएगी। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा, और काफी चांसेस भी हैं कि ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली पूछेगा। देखो टीएफआर जरूरी नहीं कि एज इट इज उठा के आपसे पूछ दे, टीएफआर न्यूज में था ठीक है भाई डालो, नहीं, यूपीएससी ऐसा कभी नहीं करता। स्टेट पीसीएस में होता है ऐसा, बट यूपीएससी क्या करता है कि जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा ना उसको घुमा फिरा के पूछेगा। तो जैसे अगर टीएफआर न्यूज में है तो उसमें पूछ देगा कि भाई बताओ किस स्टेट का सबसे हाईएस्ट टीएफआर है, ये आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। कल कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, बिल्कुल सही आंसर दिया था, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज का भी आंसर आप लोगों का सही होगा और आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो इसी बहाने पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आज की अगली खबर क्या है। हमारा नेक्स्ट न्यूज है सेंटर्स फ्री फूड ग्रेन स्कीम ऑन टिल मार्च। जी हाँ, ये एक बहुत फेमस स्कीम की यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले देखते हैं किस पेपर से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्री ऑब्वियसली है, मेंस में जाएंगे तो जीएस पेपर 3 का इशू है, फूड सिक्योरिटी और पीडीएस सिस्टम के अंदर आता है। अच्छा, यहाँ जो स्कीम की बात की गई है वो हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको हम PMGKAY भी कहते हैं या PMGK कह सकते हो आप, ठीक है। अब ये जो स्कीम है बेसिकली ये हमारी स्कीम लॉन्च हुई थी कोविड के टाइम पर। कब हुई थी? कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। और क्यों किया गया था? सो दैट इस स्कीम के थ्रू फ्री राशन डिलीवर किया जा सके, फ्री राशन पहुंचाया जा सके। एंड टाइम टू टाइम ये स्कीम एक्सटेंड भी हुई और फाइनली अभी एट प्रेजेंट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2022 में। इसी वजह से ये न्यूज आज की आई है, ठीक है। और इसके अंदर जो बेनिफिशियरीज थे, द बेनिफिशियरीज अवेलेबल अंडर दिस स्कीम वर मोर देन 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स, ओके। और जो स्पेसिफिक चीजें हैं इसके अंदर वो ये थी कि 5 kg राशन दिया जाता था और व्हीट, इट वुड बी ईदर राइस और व्हीट अ मंथ, 5 kgs ऑफ। अच्छा, इस पूरे न्यूज आर्टिकल से ये तो चलो इंपॉर्टेंट न्यूज हमें पता चली। अब यहाँ पर एक ऐसा वर्ड यूज हुआ है बेसिकली जिससे कि हमारा ये आर्टिकल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक मच 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल हमारा, एंड दैट वर्ड इज NFS एक्ट 2013। नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर जो है ये चीज पूरी आती है, ये पूरा PMG के मिशन जो है बेसिकली हमारा ये आ जाता है। यहाँ पर देखो मेंशन भी है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये एक वर्ड जो है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहले भी पूछ चुका है कई बार मेंस में और अभी भी पूछा जा सकता है। सो जो NFS एक्ट है इट कवर्स लगभग 67% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम हेयर इज द PDS सिस्टम, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिकली। ओके, तो देखो जो ऑब्जेक्टिव है हमारा NFS का वो क्या था? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ NFS वाज टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच। सिर्फ खाना पहुंचाना नहीं है बल्कि न्यूट्रिशन भी हो, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। टू एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू पीपल to live a life with dignity. And this NFS Act covers 75% of a rural population and up to 50% of the urban population. ठीक है, for what? For receiving subsidized food grains under targeted PDS system. Okay, and the eligibility under this act, it covers two things. पहली, priority households to be covered under the targeted PDS system according to the guidelines of state government. Okay, मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे PDS system follow करता है। Okay, पहले ये समझ लेते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी कहती है कि जो हाउस होल्ड्स हैं दे शुड बी कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना। एक से दूसरी स्कीम जुड़ गई। व्हाट आर द प्रोविजंस? तो जो सबसे पहला हमारा प्रोविजन था वो ये था कि 5 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 3 rupees, 2 rupees, 1 rupees पर kg फॉर राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन्स। मतलब बहुत कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। सो इस दर पर जो है राशन दिया जाएगा, इसकी बात की गई है। और भी कुछ इसके प्रोविजंस हैं वो इस तरह हैं कि द एग्जिस्टिंग ए हाउस होल्ड विल कंटिन्यू टू रिसीव 35 kg। जो अंत्योदय योजना के अंडर जो लोग हैं ना, जो बेनिफिशियरीज हैं बेसिकली, उनको भी मिलेगा and they will receive up to 35 kgs of food grain per household per month। और meal and maternity benefit of 6,000 rupees तक जो है ये pregnant और lactating mothers को दिया जाएगा। people इसके अंदर benefit कर सकेंगे। then अगर हम children पे आए तो 14 years से कम तक के जो बच्चे हैं उनके लिए meals रहेगी। food security allowance और 2 beneficiaries भी होंगे, ठीक है। ये सारे हमारे प्रोविजंस हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, ये हमारा पूरा चार्ट है बेसिकली। ये डिफाइन करता है कि कैसे पीडीएस सिस्टम हमारा काम करता है। सो फार्मर से एमएसपी मिलेगा, एमएसपी के बाद वो सेंट्रल फूड कॉर्पोरेशन में बेचेगा अपना एमएसपी की दर से, फिर वो एलोकेट होगा सीआईपी पे, दैट इज सेंट्रल इशू प्राइस, देन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयर शॉप्स एंड देन सेल एंड देन फाइनली बेनिफिशियरीज के पास। ओके, तो ये था कि कैसे पीडीएस सिस्टम हमारा काम करता है, कैसे अन्न जो है, अनाज जो है वो गरीबों तक पहुंचाया जाता है, क्या उसका प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है। जो हमारा स्कीम है मेन, जो कि मार्च 22 तक बढ़ा दिया गया है, देखते हैं वो भी क्या है। उसकी नोडल मिनिस्ट्री हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नोडल मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको देख लेना। एंड हुआ ये था कि इनिशियली इसको शुरू किया गया था सबसे पहले 3 मंथ के लिए, अप्रैल, मई एंड जून ऑफ 2020, जिसके अंडर ये था कि 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को ड्यूरिंग कोविड पीरियड ये स्कीम बेनिफिट करेगी। लेटर इट वाज अगेन एक्सटेंडेड टू नवंबर 2020, बट फिर ये रुक गई। उसके बाद इस साल 2021 अप्रैल में इसको फिर से अनाउंस किया गया कि इसको हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, और अभी इसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया टिल मार्च 22 तक, ठीक है। अच्छा, what this scheme is aimed at? So this scheme is aimed at providing each person who is covered under National Food Security Act 2013 with an additional 5 kg grains। अब इस grains के अंदर क्या आ रहा है ये ध्यान रखना है हमें, only wheat and rice for free, ठीक है। और along with this 5 kg of food grain already provided है through PDS system, ठीक है, उसके अंदर उन्हें दिया गया है। अच्छा, जो ये पूरा नया ये जो इस साल जो अनाउंस हुआ है ना हमारा PMJKP, इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर ना दाल नहीं इंक्लूडेड है। पहले जो है 1 kg ऑफ पल्सेस भी थी,
ओके, अर्लियर 1 kg पल्सेस भी दी जाती थी फॉर फ्री, बट वो नई जो स्कीम लॉन्च हुई ना उसमें नहीं है। ऑल्सो दिस होल जो ये पूरी स्कीम है हमारी, इट इज अंडर दी पैकेज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है हमारी, चाइनीज फर्म्स आइज अफगानिस्तान लिथियम। जी हाँ, चाइना की जो फर्म्स हैं वो आंख लगाकर बैठी हैं कि अफगानिस्तान में लिथियम के ऊपर। जीएस पेपर 2 का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, चाइना अफगानिस्तान रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। तो हुआ ये कि अफगानिस्तान जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व है। ठीक है, और सिर्फ लिथियम का नहीं, बहुत सारे खजाने छुपे हैं भाई साहब अफगानिस्तान में। अभी बात करेंगे कौन कौन सी चीजों के खजाने हैं वो भी देखेंगे। तो चाइना जो है, चाइना का क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में? देखो, चाइना जनरली प्रोड्यूसेस मैक्सिमम लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, लिथियम के साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज चाइना बनाता है। और अगर चाइना जो है अफगानिस्तान में घुस जाता है इस लिथियम के ऊपर, लिथियम डिपॉजिट में चाइना का हो जाता है अच्छा कंट्रोल, तो भाई चाइना को लिथियम आयन बैटरीज में कोई बीट नहीं कर सकता। और इसी वजह से चाइना अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिखा रहा है कहाँ? अफगानिस्तान में, जो कि तालिबान बन चुका है अब ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा इस पूरी न्यूज से जो हमारा क्रक्स निकल कर आता है। अब क्या होता है कि इस डायरेक्ट न्यूज से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो क्या है? वो ये है कि चाइना अफगानिस्तान रिलेशन समझना। तो ये देख रहे हो आप मैप, दिस मैप इज ऑफ अफगानिस्तान। अब सबसे पहले तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक इसके आसपास के जो कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, लोकेशन वाइज ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, लोकेशन वाइज इसको देखो और पूछ सकता है, नॉर्थ टू साउथ लोकेशन पूछ सकता है, ईस्ट टू वेस्ट लोकेशन अरेंज करने को पूछ सकता है। फेवरेट एरिया है यूपीएससी का। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि कैसे करेंगे, इसको देखिए, समझिए, मैप जरूर देखिए। जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड मैं मैप्स आपको इसीलिए देती हूँ सो दैट आपको कहीं और ना जाना पड़े और यहीं पर आपका पूरा का पूरा जो डाउट है वो यहीं पर इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, चाइना, जैसे मैंने बोला था आपको कि अफगानिस्तान भाई बहुत खनिजों का, बहुत अमीरों का वो है, गढ़ है, खजानों का गढ़ है। तो क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसमें देख सकते हो, आयरन है, लेड है, जेमस्टोन्स हैं, गोल्ड सिल्वर है, कॉपर है, लीडियम है और मरकरी है। और ये जो इसमें आप डॉट्स देख रहे हो ना, लाइक ब्लैक डॉट्स हैं, ये हैं, ये इनके सामने जो कलर्स हैं, इट सिग्निफाइज दैट। तो अगर हम लिथियम को देखें तो लिथियम इस एरिया में ज्यादा है, राइट? काफी ज्यादा लिथियम दिख रहा है हमें। ओके, और ऐसा माना जाता है कि जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं बेसिकली अफगानिस्तान में, कहीं ना कहीं उनका जो एस्टिमेट है, उनकी जो हम उनका अनुमान लगाएं तो वो हमारे बनते हैं, वो डिपॉजिट्स हैं समवेयर $3 ट्रिलियन के आसपास। मतलब उनकी जो वैल्यू है दैट इज अकॉर्डिंग टू। और क्या क्या पाया जाता है? तो गोल्ड पाते हैं, ऑयल, बॉक्साइट, रेयर अर्थ्स, क्रोमियम, कॉपर, नेचुरल गैस, यूरेनियम, ये सारी चीजें, टाल, सल्फर, टेवर्टाइन, जिप्सम और मार्बल यहाँ पर भर भर के हमें मिलते हैं। सो अफगानिस्तान अगेन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब थोड़े से और अगर हम अपना नजरिया चेंज करें तो कुछ और भी चीजें हैं इसमें। दैट इज, रिसेंटली क्या हुआ, जैसे ही यूएस ने अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान से हटाई, चाइना सबसे आगे दौड़ पड़ा ये जानने के लिए कि ये जानने के लिए नहीं, ये कह सकते हैं कि चाइना ये इसलिए आगे बढ़ा, तालिबान के पास गया, सो दैट इट वाज बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू डेवलप द डिप्लोमेटिक चैनल्स विद तालिबान। ठीक है, जैसे यूएस गया, भाई हम जाके चाइना के खास बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यूएस चाइना काफी राइवल नेशंस हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चाइना का फायदा रहेगा, चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहेगा, चाइना को सिक्योरिटी वाइज इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, और चाइना क्या करना चाहता है ये करके? तो चाइना एक स्ट्रांग होल्ड पाना चाहता है अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इंडिया को भी लॉस होगा। ओके, इंडिया भी सफर करेगा अगर चाइना अफगानिस्तान के टाइज अच्छे होते हैं तो। और कैसे सफर करेगा? क्योंकि जो भी चीजें इंडिया सेंट्रल एशिया तक पहुंचाता है वो पहुंचाता है अफगानिस्तान के थ्रू, चाबहार पोर्ट के थ्रू, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू और तापी पाइपलाइन के थ्रू।
और अगर चाइना का स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें हमें कनेक्टिविटी में हमें प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ साथ चाइना का एक और इनिशिएटिव है, चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसे हम BRI कहते हैं। स्ट्रैटेजिक नजरिए से अगर हम देखें, स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है चाइना के लिए। और चाइना ये चाहता है कि इट कुड गेट मोर रीच इफ इट इज एबल टू एक्सटेंड द इनिशिएटिव फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। अभी तक चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना से पाकिस्तान तक था, अब चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आगे बढ़ा करके हम अफगानिस्तान तक कर दें। ठीक है, तो देखो बहुत सारे रीजंस हैं, चाइना बहुत चालाक है भाई, बहुत तेज है, वो हमेशा ऐसा कुछ कुछ तिकड़मबाजी करता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है, बांग्लादेश पैक्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जी हाँ, इंडिया बांग्लादेश को 50 साल 50 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप हुए हैं। और इसी उस पर जो हमारे जनरल हैं, जनरल मनोज नरवाने साहब, इन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको बॉर्डर इश्यूज या बॉर्डर की दोस्ती कैसे निभाई जाती है, दो नेशंस का बॉर्डर है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ओके, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ये हमारा बॉर्डर है, तो इनमें फ्रेंडशिप टाइज कैसे रखनी है इसकी बात की है इन्होंने, कि अगर आपको किसी को देखना है तो आप बिल्कुल जो है इंडिया बांग्लादेश का जो पैक्ट है, इट इज दी बेस्ट एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर इस पूरी न्यूज में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दिमाग नहीं देना, GS पेपर 2 का टॉपिक है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। वो ये कि एक पैक्ट हुआ था लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के नाम से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जुलाई 31, 2015 को। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया के कुछ एनक्लेव्स बांग्लादेश को रिटर्न किए गए थे और बांग्लादेश ने इंडिया को किए थे। ठीक है, आइए देखते हैं उसके बारे में। तो ये इमेज देख सकते हैं आप, मैंने आपके लिए ये इमेज लगाई है खोज करके, इसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि एनक्लेव क्या होता है, इस इफेक्ट से क्या होगा, किसको फर्क पड़ेगा, कितने एरिया का स्वैप हुआ। तो 3909 किलोमीटर लैंड बाउंड्री का स्वैप हुआ इंडिया बांग्लादेश में। और कौन कौन से स्टेट्स इससे अफेक्ट होंगे, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल होंगे। हिस्ट्री क्या है, यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हैं, ये है हमारा बांग्लादेश और ये है हमारा इंडिया। ठीक है, और ये जो अग्रीमेंट था बेसिकली इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इसमें 17,000 एकड़ बांग्लादेश को वापस किया गया था। ठीक है, लैंड जो है ये बांग्लादेश को दिया गया था और 7,000 एकड़ बदले में इंडिया ने लिया था। ओके, और आप मुझे अब ये बताओगे, मैंने ये तो आपको समझा दिया कि क्या होता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में, क्या हुआ था, क्या एरियाज थे, कितने थे। मुझे ये बताओगे आप कमेंट सेक्शन में कि भाई जो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ था ये हमारा, क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी थी, अगर पड़ी थी तो कौन सा। ठीक है, ये आई होप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा, इसीलिए मैं भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती हूँ डेली, अंदर से खोजकर उठाकर, जिससे कि आपका मतलब जो एक होल्ड है बेसिकली पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो बहुत अच्छा हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज कहती है, इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन इंडियन ओशन रीजन। इंडिया ने फिर से अपने आप को एक बार प्रूफ किया है। GS पेपर 3 का टॉपिक है ये, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। देखो, कभी भी अगर कहीं क्राइसिस होती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती है या डिजास्टर्स होता है, तो इंडिया हमेशा सबसे पहले पहुंचता है वहां पर, किस लिए, एड देने के लिए या उनकी लोगों की मदद करने के लिए। अफगानिस्तान में जब हुआ था, अभी रिसेंटली तालिबान ने जब कांड किया था, तो भी इंडिया पहुंचा था। अगर किसी भी देश में, इवन जब आपका भूकंप आया है, जब साइक्लोन आया है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू हेल्प एंड प्रोवाइड एड एंड रिलीफ टू दी नेशंस। ठीक है, अब चाहे वो कोई भी नेशन हो, इवन पाकिस्तान को भी दिया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारी इसके अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया हैज प्रूव इटसेल्फ दैट इट इज द फर्स्ट वन। और इतना ही नहीं, इस पूरे आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि इंडिया जो है ना हमारा, ये इंटरनेशनल लेवल पर नोन है, वर्ल्ड वाइड नोन, इट इज नोन टू बी एज ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ सिचुएशन टू गिव इट्स बेस्ट। ठीक है, और कुछ बहुत खास नहीं है। ये सब कहाँ हुआ था, तो एक ये वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ था, किसका, 5th वर्ल्ड डिजास्टर कांग्रेस का। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है,
एक वर्चुअल इवेंट हुआ था, उसमें हुआ था। और देखो यहाँ पर ना आप देखोगे इस पेज पर, यहाँ पर दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया है इसमें कि कहाँ कहाँ इंडिया ने लोगों को मदद किया, कहाँ कहाँ किया। ऑपरेशन राहत बहुत बोल्ड स्टेप था इंडिया का, यमन में हुआ था 2015 में। साइक्लोन जब आया था श्रीलंका में 2016 में। और देखिए अभी मैं आपको आगे की न्यूज में बताऊंगी श्रीलंका को हमने कितना हेल्प किया, श्रीलंका ने हमारे साथ क्या किया। देन अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में 2019 में। साइक्लोन आया था, साइक्लोन इदाई था मोजाम्बिक में। और फ्लडिंग की सिचुएशन आई थी मदागास्कर में 2020 में। तो हमेशा इंडिया जो है वो पहुंचा है हेल्प के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हमारी है, अगेन देखिए जैसा कि मैंने कहा था श्रीलंका के ऊपर। तो यहाँ पर भाई साहब श्रीलंका ने एक गेम खेल दिया है हमारे साथ। न्यूज कहती है श्रीलंका क्लियर्स चाइनाज रोल इन दी टर्मिनल प्रोजेक्ट। तो हुआ ये, जैसे अगर आप ये समझ लो कि ये इंडिया का मैप है, ओके, ये लोअर पोर्शन है हमारा इंडिया का, और यहाँ कहीं श्रीलंका है, राइट, ये पूरा श्रीलंका है, ओके। तो अब क्या हुआ है कि ईस्ट और वेस्ट, तो जो ये ईस्ट है, ईस्ट कोस्ट बेसिकली इसको हम कहते हैं कोलंबो पोर्ट का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, ठीक है। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने का पहले ये था कि ये इंडिया के साथ बनाया जाएगा, बट श्रीलंका ने यहाँ गेम खेल दिया। गेम क्या खेल दिया, श्रीलंका बेचारा मजबूर है क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को डेट देकर अपने अधीन कर लिया है। तो अब ये ईस्ट कोस्ट जो है, सॉरी ईस्ट पोर्ट जो है कोरोमंडल, उसका ये बना रहा है कौन, ईस्ट टर्मिनल कौन बना रहा है, ये अब चाइना बना रहा है, इसी की न्यूज है। तो बेसिकली जापान और इंडिया ने इस पर इनको क्रिटिक किया, तो इन्होंने बोला कि नहीं अब आप जो है आप वेस्ट वाला बना लो, ठीक है। तो यही ये पूरी न्यूज है। और इसमें कुछ चीजें भी हैं, इसमें CHEC का रोल दिया है और बताया गया कि कितना बिलियन का पोर्ट सिटी कमिंग अप हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं और कुछ खास नहीं है इसमें, सिर्फ यही है। अदानी ग्रुप इंडिया का है यहाँ पर, ओके, उसको देख लेना, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप का नाम अदानी ग्रुप। तो वैसे तो नहीं पूछेगा, बट देन कई बार पूछ भी लेता है कि कौन सी वो फर्म है, इंडियन फर्म है जो इन्वॉल्व है, तो अदानी ग्रुप है, ये याद रखना बस। हमारी नेक्स्ट न्यूज है कि यूएस प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है ताइवान को टू मीट ऑन डेमोक्रेसी, और चाइना ने भाई साहब इसके अगेंस्ट बोला है। अब देखिए क्या है कि यूएस का राइवल है चाइना और रशिया, दो राइवल्स हैं यूएस के। लेकिन यूएस के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन साहब, इन्होंने इनवाइट किया किसे, ताइवान को, फॉर अ वर्चुअल समिट ऑन डेमोक्रेसी अलोंग साइड 100 अदर कंट्रीज। 100 और भी नेशंस ऐसे हैं जिनको कि इनवाइट किया गया है, बट कहीं ना कहीं हमारे ये नेशंस हैं। एंड ताइवान को जो है क्यों दिया गया, ताइवान ने खैर थैंक्स भी बोला है, इसके लिए धन्यवाद किया है जो बिडेन का। और चाइना जो है यहाँ पर, चाइना ने इस पूरी मूव को अपोज किया क्योंकि यहाँ पे चाइना को इनवाइट भी नहीं किया गया। और चाइना ने कहा है कि ताइवान जो है, ताइवान इज एन इनएलिनेबल पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी एंड वन डे चाइना विल एक्वायर इट्स टेरिटरी, ठीक है, ये बात कही है चाइना ने। बहुत बोल्ड स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। एंड यूएस का इस पे कहना है कि वी डू नॉट कंसिडर ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बट इट होल्ड्स इट अप एज अ रेयर मॉडल ऑफ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये चीजें हुई हैं एंड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के तहत ही जो है देखते हुए ही बिडेन साहब ने ताइवान को इनवाइट किया है, ओके। तो खैर ये थी आज की खबरों का सिलसिला, और सीडी यूट्यूब रिचुअल्स पर बने रहिए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके मेंटोरशिप या स्ट्रैटेजी प्लानिंग या और भी अगर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है तो आप समन्वय के लिंक को क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। और इस पूरे क्लास का अगर PDF आपको डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आप डेली बेसिस पर हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आंसर जरूर दीजिए जो भी क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में आपको वही आंसर्स हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, नमस्कार।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.